पहलगाम हमले को हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 2025 में 22 अप्रैल को कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। 1 साल बाद इस हमले को लेकर एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में हमले को पाकिस्तान से कैसे कोऑर्डिनेट किया गया, आतंकियों के फ़ोन नंबर, वो कश्मीर में कहाँ रुके, ये सारी जानकारी दी गई है। इंडिया टुडे में चार्जशीट की कुछ तस्वीरें छपी हैं। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे सैफुल्ला उर्फ साजिद जट्ट को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। एनआईए के मुताबिक सैफुल्ला ने पाकिस्तान से ही रियल टाइम में पूरे हमले को कोऑर्डिनेट किया। जांच में ये भी सामने आया है कि इस हमले को फॉल्स फ्लैग बताने के लिए एक गलत जानकारी फैलाने की कोशिश भी की गई थी, ताकि असली साजिश से ध्यान को भटकाया जा सके। पहलगाम हमले के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जैसे कि हैशटैग इंडिया फॉल्स फ्लैग, हैशटैग पहलगाम ड्रामा एक्सपोज्ड। इन हैशटैग्स के जरिए ये दावा किया जा रहा था कि यह हमला भारत ने ही स्टेज किया है। इस तरह की पोस्ट के जरिए लोगों को गुमराह करने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ये सोशल मीडिया ड्रामा तब शुरू हो रहा था जब टीआरएफ ने शुरुआत में ही अपने ऑनलाइन चैनल्स के जरिए हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। टीआरएफ माने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जम्मू कश्मीर में एक्टिव अलगाववादी संगठन, इसे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का ही प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता है। एनआईए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी लेने का पहला दावा कश्मीर फाइट नाम के एक टेलीग्राम चैनल के जरिए आया था। जांच में पता चला कि ये चैनल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बट्टाग्राम इलाके से ऑपरेट किया जा रहा था। इसके बाद जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले की निंदा की तो टीआरएफ ने यह कहा कि उसका चैनल हैक हो गया था और उसने हमला नहीं करवाया है। लेकिन जांच में एक दूसरा चैनल द रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफिशियल भी सामने आया। ये चैनल पाकिस्तान के रावलपिंडी में बेस्ड है। एनआईए की माने तो ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें जैसे ही किसी तरह का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता, वैसे ही संगठन ने खुद को हमले से अलग दिखाने की कोशिश की। इसके बाद चार्जशीट में ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 से मिले मोबाइल फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई। फोन की जानकारी के बारे में पता चला शॉमी की सप्लाई चेन रिकॉर्ड से। दोनों फोन पाकिस्तान में ही बेचे और डिलीवर किए गए थे। इनमें से एक फोन, जिसका IMEI नंबर 865792067481628636 है, उसे लाहौर के कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक पते पर डिलीवर किया गया था। दूसरा फोन, जिसका IMEI नंबर जो है वो 86790605958387/395 है, जो कराची के शाहरा ए फैसल इलाके के पते पर डिलीवर किया गया था। फोन्स की जानकारी के साथ हमले के मास्टरमाइंड को लेकर भी और जानकारी मिली। चार्जशीट में सैफुल्ला उर्फ साजिद जट्ट को टीआरएफ का एक बड़ा कमांडर बताया गया है, जो लाहौर से ही ऑपरेट कर रहा था। हमले के दौरान वो लगातार हमलावरों के कांटेक्ट में था, उन्हें कोऑर्डिनेट्स देकर गाइड कर रहा था। एनआईए के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद का जन्म पाकिस्तान के कसूर में हुआ था। 2005 में वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आया था। इसके बाद वो 2005 से 2007 तक कुलगाम में रहा, जहां उसने शबीरा नाम की एक महिला से शादी की। उसका एक बेटा भी हुआ। बाद में वो अपनी पत्नी के साथ वापस पाकिस्तान चला गया, जबकि बेटा कश्मीर में भी रह गया। जांच के दौरान एजेंसी ने साजिद की पत्नी, उसके बेटे और परिवार के बयान भी दर्ज किए हैं। साजिद ने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया साउथ कश्मीर में। इस नेटवर्क के जरिए उसने कई हमले करवाए। इसके अलावा 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ को बनाने में उसकी अहम भूमिका रही और वो अब भी ड्रोन के जरिए सीमा पार से जम्मू कश्मीर में हथियार और ड्रग्स की तस्करी करवा रहा है। चार्जशीट में उसके नकली पैर का भी जिक्र है। सैफुल्ला मुठभेड़ में अपनी एक टांग गंवा चुका है और अब वो नकली पैर का इस्तेमाल करता है। चार्जशीट में एक गवाह के बयान का भी जिक्र है, जिसमें यह बताया गया है कि हमले से पहले आतंकी कहां कहां रुके। हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकी फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी पहलगाम में घूम रहे थे। तीनों आतंकी वहां के रहने वाले लोगों से कांटेक्ट किया और उन्हें पनाह देने की मांग की। गवाह बशीर अहमद जो है, उन्होंने एनआईए को बताया कि उसी ने आतंकियों को देखा और आतंकियों ने उससे कहा कि वो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। बशीर ने तीनों को एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। फिर बशीर गया परवेज नाम की शख्स की झोपड़ी पर। बशीर ने परवेज और उसकी पत्नी दोनों को मुंह बंद रखने को कहा और इसके बाद बशीर तीनों आतंकियों को इसी झोपड़ी में ले गया। बयान में जिक्र है कि तीनों आतंकी पंजाबी लहजे में बात कर रहे थे और किसी जट अली नाम का बार बार जिक्र कर रहे थे। आतंकियों ने परवेज और बशीर से आसपास के सिक्योरिटी कैंप्स, अमरनाथ यात्रा, इन सब के बारे में सवाल पूछे। तीनों ने परवेज और बशीर से खाना और पानी मांगा, जिसके बाद परवेज और बशीर ने उन्हें चाय पिलाई, खाना खिलाया। करीब 5 घंटे तक तीनों आतंकी इस झोपड़ी में रुके थे। उनके पास हथियारों से भरा बैग भी था। इसके बाद जब आतंकी रात के 10 बजे झोपड़ी से निकले तो परवेज और बशीर ने उनके लिए 10 रोटियां और सब्जी पैक की।
आतंकियों ने बदले में परवेज को 3,000 रुपए भी दिए थे। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे के करीब बशीर की मुलाकात परवेज से पोनी स्टैंड के पास हुई। दोनों दो टूरिस्ट को बेसरन वायरल की ओर लेके जा रहे थे। टूरिस्ट को छोड़ने के बाद दोनों अपने घोड़ों के पास खड़े ही थे कि उन्होंने वही 3 आतंकियों को फेंस के पास खड़े देखा। जब दोनों ने आतंकियों को देखा, वो मेन गेट की तरफ मुड़ गए और टूरिस्ट का इंतजार करने लगे। दोपहर 1 बजे के करीब दोनों बेसरन से नीचे पहलगाम मार्केट आ गए और बशीर और परवेज दोनों को 22 जून 2025 को अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां हमले के मास्टरमाइंड साजिद जट्ट की तलाश में हैं। साजिद भारत के सबसे वांटेड आतंकियों में से एक बना है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी जानकारी। मणिपुर में पिछले 3 साल से जो चल रहा है वो काफी चिंताजनक है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनाई देती है जिससे हर बार ये लगता है कि आखिर मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये हालात 3 साल बाद भी आखिर क्यों नहीं सुधर रहे। इसी एक सवाल को लेकर हमारी टीम ने मणिपुर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो शुक्रवार 22 मई सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर प्रीमियर होगी, जिसमें मणिपुर के इस पूरे संघर्ष में पिस रहे आम लोगों की बात होगी। तो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया। आप देखते रहे खबरगांव। धन्यवाद।